चैनल में आपका स्वागत है डियर फ्रेंड्स। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की सीरीज में आज की हमारी डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ कलर लेबल लेजिस्लेशन। चलिए देखते हैं हम इसको कितने सब टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो ये एक छोटी डॉक्ट्राइन है और इसको हम दो टॉपिक में कवर करेंगे। पहले हम समझेंगे कि कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब क्या है और फिर समझेंगे इससे रिलेटेड कुछ लीडिंग केस, तो इस पे हमें और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। तो आप सिंपल भाषा में इसको ये समझ लीजिए कि जो चीज हमको डायरेक्टली करने के लिए मनाही होती है तो उसको हम इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्लेस पे सिर्फ फीमेल का जाना ही परमिटेड है और मेल वहाँ पे परमिटेड नहीं है, तो मेल डायरेक्टली तो जा नहीं सकता वहाँ पे। अब वो जाने का दूसरा तरीका क्या अपना सकता है कि वो फीमेल का कस्ट्यूम धारण कर ले, फीमेल के कपड़े पहन ले, अपना अटायर फीमेल जैसा बना ले और फिर जाने की ट्राई करे। तो अभी वो जा तो सकता है, लेकिन जैसे ही पकड़ में आएगा फिर वो बाहर कर दिया जाएगा और उसको पनिशमेंट और मिलेगा। तो इस तरह से जो लॉ बनाने वाला मामला है वो भी ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल, शेड्यूल 7 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिस्ट 2 में स्टेट को लॉ बनाने की परमिशन दी हुई है। अब कोई ऐसा टॉपिक है जो लिस्ट 2 में तो नहीं है और उस पर स्टेट टैक्स बनाना चाहे, तो कई बार वो ऐसा कर सकता है कि उस एक्ट का नाम रखेगा लिस्ट 2 के किसी भी एंट्री के नाम पे, और जब उसके अंदर का कंटेंट बनाएगा तो उससे एक्सीड करके सेंटर की पावर के हिसाब से अंदर का टैक्स बना सकता है। और जब इस तरह का लॉ कोई बन जाता है कि जिसका टाइटल तो उसकी शेड्यूल और उसकी लिस्ट की एंट्री के हिसाब से है, लेकिन अंदर का जो मटेरियल है वो अपनी बाउंड्री क्रॉस करके और सेंटर की लिस्ट में चला गया है, तो ये जब पकड़ में आएगा तो वो फिर इनवैलिड हो जाएगा और वाइड हो जाएगा, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। मैंने स्टेट का उदाहरण दिया है, ऐसा सेंटर के लिए भी अप्लीकेबल होगा। अगर सेंटर भी लिस्ट वन की एंट्री का टाइटल रखे और उसके अंदर जो कंटेंट रखेगा एक्ट का वो लिस्ट 2 के हिसाब से रखेगा, संविधान की अनुसूची 7 के हिसाब की लिस्ट 2 के हिसाब से, जो कि जिसके लिए स्टेट एम्पावर्ड है, तो वो भी वैलिड नहीं होगा। और जब कभी भी ऐसे केस कोर्ट के सामने आते हैं तो कोर्ट उस पर ये डॉक्ट्राइन अप्लाई करता है, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कलरेबल और लेजिस्लेशन का, कि अगर आप किसी चीज पे कलर लगा के उसको चेंज करके उसको कैमोफ्लाज करके पास करवाने की ट्राई करते हो तो वो वैलिड नहीं होती है और पकड़े जाने पे वो कैंसिल हो जाती है। उसी तरह से लॉ के मामले में भी ऐसा ही होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। चलिए कुछ केस ला देखते हैं इससे रिलेटेड, तो आपको और इस पर क्लैरिटी हो जाएगी। इसमें एक केस है, बहुत ही लीडिंग केस है इस डॉक्ट्राइन का। जब भी कलरेबल लेजिस्लेशन की बात आती है तो केसी गजपति नारायण राव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस सबसे पहले आता है। तो इस केस को आप हमेशा इस डॉक्ट्राइन के साथ में लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो। अब इस केस के फैक्ट पहले समझ लेते हैं। इस केस में एक एक्ट इन्वॉल्व जो है, दैट इज उड़ीसा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट। अब इसके अंदर जो एग्रीकल्चर ओनर थे, लैंड ओनर थे, उन पे काफी ज्यादा टैक्स लगा दिया गया। किसने? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उड़ीसा गवर्नमेंट ने जब काफी ज्यादा टैक्स लगा दिया तो अभी जिनके ऊपर टैक्स लगा था उनमें किसी ने जाके कोर्ट में बोला कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये जो टैक्स लगाए हैं ये बहुत ही अनरिजनेबल हैं और इनका पर्पज ये है कि उड़ीसा स्टेट एबोलिशन टैक्स 1952 जो है उसमें गवर्नमेंट को कंपनसेशन ना देना पड़े और उनका वर्डन कम हो जाए टैक्स का पे करने के टाइम पे। तो इसलिए इन्होंने इस वाले एक्ट में जो नया एक्ट बनाया, उड़ीसा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट, उसमें टैक्स की रेंज बहुत ज़्यादा रख दी है। उससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा
कि जिन लोगों को ऑलरेडी जिन्होंने ज़्यादा टैक्स पे किया है तो उनको ये कंपनसेशन के मामले में जब बर्डन इन पे आएगा, एबोलिशन एस्टेट एबोलिशन एक्ट अप्लाई होगा, तो उस समय पे हमें कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी कोर्ट ने इसमें बोला क्या? कोर्ट ने ये बोला कि उड़ीसा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट जो बनाया है वो स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी लिस्ट 2 के हिसाब से बनाया है और उन्होंने कोई अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की है। हालांकि ये बात एक इंसिडेंटल है कि इसमें टैक्स की रेंज बढ़ाने से कोइंसिडेंटली उड़ीसा एस्टेट एबोलिशन टैक्स एक्ट 1952 में उनके ऊपर, स्टेट के ऊपर कंपनसेशन का बर्डन कम हो जाता है। तो ये एक इंसिडेंटल है, लेकिन इसमें कुछ कलरेबल लेजिस्लेशन जैसा नहीं है। तो ये एक लीडिंग केस है। हालांकि इसमें कलरेबल लेजिस्लेशन अप्लाई करके उन्होंने उसको वैलिड बोल दिया कि इस पे ऐसा कुछ नहीं है कि कलरेबल लेजिस्लेशन में उड़ीसा एग्रीकल्चर इनकम एक्ट को वाइड किया जाए। दूसरा एक और बहुत लीडिंग केस है इसमें, लेकिन इसमें कलरेबल लेजिस्लेशन को अप्लाई करके सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन स्टेट का था उसको इनवैलिड करार दिया। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे तो आपको और अच्छे से इसका मतलब समझ में आ जाएगा। तो जैसा आपको मालूम होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 15(4) में सर्टेन क्लासेस ऑफ सिटीजन को और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए गवर्नमेंट कुछ स्पेशल रिजर्वेशन टाइप के लॉ बना सकती है और प्रोविजन कर सकती है। अब इस आर्टिकल का यूज करके स्टेट ऑफ मैसूर ने क्या किया, एक स्पेसिफिक कास्ट के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए 68% रिजर्वेशन कर दिया। अभी ये मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने बोला कि आप 15 अनुच्छेद को देखोगे, 15(4) को उसके, तो आप देखोगे कि उसमें कास्ट ऑफ सिटीजन नहीं लिखा हुआ है, उसमें क्लासेस ऑफ सिटीजन लिखा हुआ है। तो आप इस आर्टिकल के अंडर में किसी भी पर्टिकुलर कास्ट के बेस पे आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते अदर देन SC ST। तो आप बैक कास्ट की किसी स्पेसिफिक कास्ट के लिए अपनी मर्जी से अंधाधुंध रिजर्वेशन का ऑर्डर नहीं दे सकते। तो यहाँ पे जो स्टेट ऑफ मैसूर ने एक स्पेसिफिक बैक कास्ट के लिए 60% रिजर्वेशन का ऑर्डर दिया था, वो वॉइड करार दिया गया और वो कैंसिल कर दिया गया कि जो उनको डायरेक्टली करने के लिए ऑथराइज नहीं है उसको वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। तो ये था एप्लीकेशन डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का। तो हमने ये दोनों टॉपिक में कवर कर लिया। मुझे उम्मीद है आपको ये छोटी सी डॉक्ट्राइन पूरी तरह से समझ में आ गई होगी और इसके दोनों केस, लीडिंग केस ला भी आपको याद हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए और आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को उनके बेनिफिट के लिए शेयर करिए। थैंक यू वंस अगेन।